देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद हो दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। 864 दिनों के हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे थे मणिपुर दोस्तों, लेकिन अपने विधायकों से मिलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। इसके बाद अलग अलग जगह पर मणिपुर के अंदर जोरदार तरीके का विरोध देखने को मिला दोस्तों। बताएंगे किस तरीके का विरोध जो मीडिया ने छुपाया है वो है असली हकीकत। बताएंगे कैसा नरेंद्र मोदी का दौरा रहा मणिपुर का, जिसे लेकर बीजेपी के लोग इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। बताएंगे क्या है पूरा मामला, कहां पर गो बैक मोदी के नारे लगे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे जेपी नड्डा दोस्तों, लेकिन बिना मुलाकात किए वापस लौट के। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण दोस्तों, और चुनाव आयोग ने क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे काम में दखल मत दो। बताएंगे क्या है इसके पीछे बड़ा कारण दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपा की केंद्र सरकार और बीसीसीआई के खिलाफ जोरदार तरीके का प्रोटेस्ट होने जा रहा है दोस्तों। शिवसेना आज मैदान में उतरने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी का दौरा पूरी तरीके से फेल हो चुका है और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच आज होने वाला है दोस्तों, इसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ी गलती अगर किसी की है और असली कोई दोस्ती है तो बीजेपी का खेल मंत्रालय और बीसीसीआई है। अगर आप भी भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध करते हैं दोस्तों और मांग करते हैं कि ये क्रिकेट मैच की मंजूरी देने वाले नरेंद्र मोदी के करीबी खेल मंत्री मनसुख मांडविया को अपना इस्तीफा देना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखिएगा दोस्तों। और अगर आप भी अपनी इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर लगातार मणिपुर के अंदर हिंसा के बीच 864 दिनों के बाद 300 लोगों की जान जाने के बाद और 67,000 से ज्यादा लोग अपने घर से विस्थापित होने के बाद 1500 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा शुरू होने के बाद 46 विदेशी दौरे के बाद अब जाकर मणिपुर में पहुंचे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन नरेंद्र मोदी का मणिपुर में कार्यक्रम लगाया गया था दोस्तों, जहां पर नरेंद्र मोदी को 2 जगह मणिपुर में जाना था। एक मणिपुर के चूरा चांदपुर में जाना था दोस्तों, और इसके बाद अगला कार्यक्रम इम्फाल में लगाया गया था। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब चूरा चांदपुर दोपहर के आसपास पहुंचते हैं मिजोरम से अपनी यात्रा पूरा करने के बाद, तो रैली स्थल पर पहुंचते हैं दोस्तों। पीस ग्राउंड के पास सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कांगला फोर्ट और पीस ग्राउंड में कड़े इंतजाम किए गए थे दोस्तों, और कई लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, यानी जो लोग विरोध करने वाले थे उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। लगभग उसी समय जब नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे दोस्तों, कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को चूरा चांदपुर के साथ साथ इम्फाल के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ा दोस्तों। दरअसल मणिपुर की जो यूनिवर्सिटी है, मणिपुर की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट किया दोस्तों, और यूनिवर्सिटी में एक भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई थी ताकि छात्र यहां से बाहर ना निकल सके और नरेंद्र मोदी का विरोध ना कर सके दोस्तों। लेकिन अपने हाथ में तख्तियां लेकर उसमें न्याय की मांग करते हुए गो बैक मोदी के नारे लगाए जा रहे थे दोस्तों। आपको बता दें कि ये वीडियो मणिपुर यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है, जिसे लेकर गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन छात्र अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं दोस्तों। थोड़े दूर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर भी मणिपुर में जोरदार तरीके से विरोध किया गया दोस्तों। खैर कांग्रेस पार्टी तो एक राजनीतिक दल है, लेकिन मणिपुर के युवा मणिपुर यूनिवर्सिटी में तो दिखाई दिए ही दिए दोस्तों। इसी के साथ में बीटी रोड इम्फाल में कई सारे युवा इकट्ठा हुए दोस्तों, और उन्होंने अपना सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया दोस्तों, और काले कपड़े भी दिखाने की कोशिश की। कुल मिलाकर ये आंदोलन लगभग 4-5 किलोमीटर के भीतर चल रहा था दोस्तों। इसे लेकर मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं दिखाई जा रही थी। और इसके बाद मोदी की रैली कैसे केवल प्रचार के लिए थी दोस्तों, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अपने विधायकों ने ही दे दिया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों ने एक साथ नरेंद्र मोदी को मणिपुर में मौजूदगी के दौरान ही पत्र लिख दिया दोस्तों, और इसके बाद एक बड़ी डिमांड कर दी गई। दरअसल हुआ ये कि दोस्तों नरेंद्र मोदी केवल 2 से 3 घंटे यहां पर मणिपुर में मौजूद रहे, और उसके बाद एक बात क्लियर हो गई कि नरेंद्र मोदी ने अपने विधायकों से भी मुलाकात नहीं की और उनकी बातें नहीं जानी दोस्तों। इसके बाद नरेंद्र मोदी के मणिपुर में रहते हुए बीजेपी के कई विधायकों को एक साथ पत्र लिखना पड़ा दोस्तों। आपको बता दें कि एक ज्वाइंट मेमोरेंडम नरेंद्र मोदी को दिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को लेटर लिखते हुए एक राजनीतिक बयान जारी किया गया है दोस्तों, और कहा गया कि हम सारे एमएलए यानी टोटल 10 एमएलए, जिसमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए आपको पत्र लिखकर आपसे बोलना चाहते हैं कि आप हमारी मांग को पूरा करिए। और इसके बाद जो मांग बताई गई है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि जैसा तुम्हें पता है, आपको पता है कि हमारे कुकी समाज के लोगों को वैली में से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नरसंहार था, और इससे राज्य के अंदर हिंसा भड़की थी और मणिपुर के बहुसंख्यक समाज के द्वारा अल्पसंख्यक समाज के लोगों के खिलाफ हिंसा की गई। इसके बाद पत्र में आगे कहा जाता है कि हम अपने पड़ोसी के साथ
साथ में शांति के साथ रह सकते हैं, लेकिन एक छत के नीचे नहीं रह सकते। इसीलिए हमारी आपसे मांग है कि हमको एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दीजिए, जिसमें वहां की खुद की विधानसभा हो और हमारे लोगों के लिए एक सिक्योरिटी हो, वहां पर न्याय स्थापित की जाए और हमारे खुद के लोग मौजूद होंगे तो न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। यानी दोस्तों अब मणिपुर के अंदर एक समाज यानी कुकी समाज जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, वो मांग कर रहा है कि उनको अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दिया जाना चाहिए और इस पत्र पर 10 विधायकों ने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं दोस्तों, और इसे नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। यानी सोचिए कि जिस राज्य के अंदर नरेंद्र मोदी आए हुए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक एक लेटर लिखकर नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उनको सारी बातें बतानी चाहिए थी, लेकिन सबको पता है कि मुलाकात नहीं करने दिया गया होगा। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी का मणिपुर का दौरा केवल और केवल एक प्रचार था। अगर प्रचार नहीं होता तो कम से कम अपने विधायकों की बातें तो सुनते। इससे पता चलता है कि विधायकों को अलग से पत्र लिखना पड़ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। अगर आप भी मानते हैं कि जब विधायक ही नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से खुश नहीं है तो ये 100% एक विफलता मानी जाएगी नरेंद्र मोदी की। दोस्तों आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जब भी बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बातचीत करना होता है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लोग उस राज्य के लोगों को दिल्ली बुला लेते हैं मुलाकात करने के लिए। यानी बिहार के अंदर अगर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बातचीत करना चाहता है तो उनको दिल्ली बुला लिया जाता है दोस्तों। लेकिन एक अलग ही तरीके का मामला देखने को मिला। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब पहुंचे बिहार तो उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की दोस्तों। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि वो मुलाकात जरूर नीतीश कुमार से करने गए होंगे, वरना दिल्ली में सारे नेताओं को बुलाकर बातचीत कर सकते थे। लेकिन शायद सीट बंटवारे को लेकर आंकड़ा इस तरीके से फंसा हुआ है दोस्तों कि दोनों अभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से जितनी सीटों की डिमांड की जा रही है जनता दल यूनाइटेड उसे लेकर नाखुश है दोस्तों। और ऐसे में ये रास्ता कसी लगातार जारी रहेगी। अगर आप भी मानते हैं कि इतनी जल्दी एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा होने वाला नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने जगत गुरु राम भद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई है दोस्तों। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी करते हैं, उन्हें बाबा साहब के अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बयानबाजी करने से अच्छा है कि वो चुप रहे। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने हेतु विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के निर्माण में रहे उनके अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है। इसके कारण उनको कई बार गलत बयानबाजी आदि करने के बजाय चुप ही रहना उनके लिए उचित है। कुल मिलाकर दोस्तों बार बार उल्टा सीधा बयान दिए जाने को लेकर मायावती जी की ओर से नाराजगी व्यक्त की गई है। आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर सवाल उठाने वालों का प्रयास लगातार जारी रहता है दोस्तों, लेकिन भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है वो इससे बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। वो भारत के संविधान निर्माता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि मायावती जी एकदम सही बोल रही है तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान का आज एशिया कप का मैच होने वाला है, जिसे लेकर एक राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतर रही है दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि दुबई में क्रिकेट का एशिया कप चल रहा है दोस्तों, जिसमें भारत और पाकिस्तान का मैच आज शाम को 8 बजे के आसपास होने वाला है। और इसी मैच को लेकर देश भर के अंदर लोग विरोध जताते हुए कह रहे हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, खासकर जो पहलगाम वाला मामला सामने आया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए, उसके बाद अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का कोई औचित्य नहीं है। भारतीय सेना के जवानों के साथ देश का हर एक नागरिक खड़ा है, कोई नहीं चाहता कि क्रिकेट हो। लोगों के लिए देशभक्ति क्रिकेट से ऊपर बढ़कर चीज है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी की सरकार को बार बार बोला गया कि हम लोग क्रिकेट नहीं देखना चाहते हैं, आप क्रिकेट का आयोजन मत करवाइए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के खेल मंत्रालय जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया दोस्तों, जो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और गुजरात के नेता हैं, उन्होंने मंजूरी दे दी, यानी खेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। उसके बाद बीसीसीआई ने एशिया कप में भारत को भेजने का फैसला लिया, यानी भारत और पाकिस्तान का मैच आज खेला जा रहा है। उसके पीछे कारण है बीसीसीआई और खेल मंत्रालय। ऐसे में दोस्तों बीजेपी सरकार के द्वारा लिए गए फैसले पर मीडिया वाले सवाल उठाने को तैयार नहीं है। उल्टा खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो खेलने के लिए क्यों गए, जबकि खिलाड़ी अपने ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उनको जहां बोला जाता है वहां वो जाते हैं। लेकिन बीसीसीआई ने
भेजा है और पैसा भी बीसीसीआई को आएगा। तो सवाल ये उठता है कि कौन है जो भारत के अंदर देशभक्ति के साथ समझौता कर रहा है केवल पैसों के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से गलत है और इसका विरोध किया जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। शिवसेना यूबीटी आज पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर सिंदूर बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है। सिंदूर बचाओ आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों, जिसमें पहलगाम के अंदर हुए आतंकवादी हत्या और उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले जाने को लेकर निशाना साधा गया है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के महिला मोर्चा से लेकर तमाम तरीके के लोगों को एकजुट किया जा रहा है दोस्तों। शिवसेना एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये साफ तौर पर बीजेपी ने अपना असली रूप दिखा दिया है, जहां पर उनके लिए पैसा ज्यादा बड़ा है देशभक्ति से, और इसी से पता चलता है दोस्तों कि जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं उनका क्या हाल है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग को विस्तृत ज्ञापन सौंपा है दोस्तों। प्रदेश कांग्रेस के नेता तनय श्रीवास्तव ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने 27 अगस्त 2025 को जारी ईवीएम वीवीपैट मशीनों के टेंडर पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया में चुनिंदा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किया गया। 30 अगस्त की विज्ञप्ति में 55,000 नई ईवीएम और 35,000 नई वीवीपैट मशीनों की खरीद का उल्लेख किया गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर आपत्ति जताई। पार्टी का कहना है कि कई मतदान केंद्र दिव्यांग जनों और बुजुर्गों के लिए सुलभ नहीं है। रैंप के साथ साथ शौचालय और पेयजल की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पार्टी ने 5,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर बिजली और इंटरनेट की सुविधा न होने का भी मुद्दा उठाते हुए चुनाव आयोग से इन सब चीजों पर ध्यान देने के लिए बोला है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव आयोग को बता रही है कि कहां कहां पर गलती है। पहले वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी के द्वारा एक के बाद एक सबूत देकर, आंकड़े देकर चुनाव आयोग को बैकफुट पर धकेला गया था दोस्तों। अब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से और भी अलग अलग तरीके की शिकायतें की जा रही है, जिससे चुनाव की प्रक्रिया को, चुनाव के तरीके को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। इसी के साथ में कुछ लोग होते हैं दोस्तों जिनका काम होता है केवल कि जैसे तैसे सत्ता हाथ लग जाए और जैसे तैसे नेता बन जाए और उसके बाद आगे जितना भी आप लोग जानते हैं कि सेवा नहीं होती, केवल मेवा लूटा जाता है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं दोस्तों। एक खबर बिहार से सामने आई है, जहां पर लोगों की आवाज उठाकर अपनी पॉपुलैरिटी कमाने वाले लोग भी अब धीरे धीरे करके अपनी हकीकत बताने लगे हैं। दरअसल खबर है बिहार से जुड़ी हुई, जहां पर बिहार में चुनावों के औपचारिक ऐलान से पहले सियासी माहौल गर्मा हुआ है दोस्तों। दरअसल खबर कुछ इस प्रकार है, जहां पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में उनकी यात्रा किसी जिले में पहुंची थी दोस्तों, जहां पर एक कार्यक्रम चल रहा था। उसके लिए पूरी तरीके से मंच तैयार किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के जो आयोजक थे दोस्तों, उसने यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप को नीचे बिठा दिया दोस्तों। यानी मंच पर बिठाना चाहिए था, लेकिन उसे नीचे बैठने के लिए बोल दिया गया। इस बात को लेकर मनीष कश्यप और उनके भाई बुरी तरीके से भड़क गए दोस्तों और आयोजक से भिड़ गए। इसके बाद हाथापाई की भी खबर सामने आई है। यानी बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के भाई और आयोजक के बीच में जमकर हाथापाई हुई है दोस्तों। मनीष कश्यप का भाई पीटा भी गया है। इस तरीके से बवाल के पीछे कारण यही था कि बैठने की जगह मंच पर नहीं दी गई बल्कि नीचे दिया गया था। इसी बात का विरोध हुआ है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि नए नए नेता बने लोगों में कितना अहंकार है कि वो नीचे बैठने तक को तैयार नहीं है। ये बिहार बदलने के लिए आए हुए हैं। दो शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार उतारने के स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के फैसले को लेकर, बयान को लेकर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को बोधगया में मीडिया से रूबरू होते हुए एक बयान जारी किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य का टाइटल हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे गंदा आदमी है। इस दौरान मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की दोस्तों, और मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री जो करते हैं वो सबके लिए करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद को ये बातें दिखाई नहीं देती, जबकि प्रधानमंत्री के कार्यों को पूरा संसार देख रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कि 2025 में 225 सीटों पर ही क्यों 242 सीटों पर चुनाव लड़े, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। जनतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे में दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है उनको लेकर दिया गया ये बयान, इस पर देखते हैं क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
चिराग पासवान की पार्टी लोजपा पार्टी की ओर से स्पष्ट बोला जा रहा है कि उनके पार्टी के नेता चिराग पासवान बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान बन सकते हैं बिहार के सीएम। इस तरीके के बार बार दावा करते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की दावेदारी को खारिज करने की कोशिश कर रही है दोस्तों एलजेपी आर पार्टी इस पर। अब देखते हैं एनडीए गठबंधन वालों में क्या हिम्मत है कि वो कोई बयान देंगे, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के कई सारे नेता घूम फिरकर अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने का दावा कर रहे हैं और यहां तक कि कह रहे हैं कि चिराग पासवान नीतीश कुमार की तरह बिहार का भविष्य होंगे और 15-20 साल तक बिहार की कमान संभालेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा कमान संभालेंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या मानते हैं कि ये केवल सीट बंटवारे को लेकर दबाव की राजनीति मात्र है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, केवल बयानबाजी है। साथ साथ दोस्तों बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को किसी अखाड़े से कम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर किसी दिन कोई ना कोई बदलाव होता रहता है, बवाल होता रहता है दोस्तों। पहले बीजेपी के कई सारे मंत्रियों के सामने समर्थकों ने नेताओं के टिकट काटने की मांग कर दी थी, लेकिन अभी और ज्यादा बड़ा बवाल हो गया दोस्तों। बिहार के जमुई के अंदर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मंत्री सुमित कुमार और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद के बीच में मंच पर जोरदार भिड़ंत हो गई दोस्तों, और नारेबाजी और मारपीट से पूरा कार्यक्रम अफरा तफरी भरा हो गया। आपको बता दें कि लाइव वीडियो में कई सारे सबूत मिले हैं जिससे मारधाड़ दिखाई दे रही है दोस्तों। हाथ में जो झंडा था उसका भी लाठी बनाकर मारपीट में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस प्रशासन के लोगों को स्थिति को संभालने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी दोस्तों, और कारण यह था कि इन दोनों में आपस में पहले भी विवाद हो चुका है। यानी जब 2020 के चुनाव हुए थे तब जमुई की एक सीट से दोनों नेता मैदान में उतरे थे, तब सुमित कुमार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने जेडीयू के तब के उम्मीदवार पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद को चुनाव में हरा दिया था दोस्तों। इसके बाद निर्दलीय तौर पर चुनाव जीते मंत्री सुमित को जिम्मेदारी दी गई दोस्तों, यानी नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में मंत्री बना डाला, जबकि वो केवल निर्दलीय विधायक थे। इसके बाद अब उनका टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है, तो पूर्व विधायक को टिकट नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर वो बवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर आगर मालवा में बीजेपी के नेता राहुल आंजना की कार से 5 करोड़ रुपए के ड्रग्स और ड्रग्स बनाने का सामान बरामद किया गया है। ड्रग्स का सौदागर राहुल आंजना खुद को बीजेपी सरकार के सीएम मोहन यादव का चहेता बताता है। लोग बताते हैं कि अपनी इसी पहुंच का रौब दिखाकर वो राहुल आंजना अपने ड्रग्स का धंधा चलाता है। हालांकि ये मामला पहला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर और भी जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता हरीश आंजना के ठिकानों से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। साफ है बीजेपी की सरकार नशा माफिया को संरक्षण दे रही है और युवाओं का जीवन बर्बाद कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन जहां बीजेपी का नेता वहां, यानी साफ तौर पर दोस्तों मुख्यमंत्री के साथ में ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो काफी गंभीर मामला है। इस पर आप अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, 2 शब्द लिखकर जरूर वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भोपाल के अंदर फिर से एक ऐसा बवाल किया गया दोस्तों जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल भोपाल में शनिवार को कॉलेज छात्राओं से रेप और लव जिहाद के आरोप लगने मात्र से साद और साहिल यानी अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों के घर को अवैध बताकर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया दोस्तों, जबकि मुख्य आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि अगर किसी पर आरोप लगेगा तो क्या आरोप पर ही बुलडोजर चला दिया जाएगा? ये मामला अब कोर्ट में है दोस्तों, लेकिन घर टूटना लोगों के लिए जिंदगी भर की पूंजी बर्बाद होने जैसा है और लोगों के सपने टूटने जैसा है। कोर्ट ने इसे लेकर पूरा एक तरीका बताया था कि कैसे कार्रवाई की जा सकती है, और केवल आरोप लगने मात्र से इस तरीके से बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। पूरा ट्रायल प्रक्रिया होनी चाहिए, तब जाकर लास्ट में कुछ एक्शन किया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से आरोप लगाने मात्र के बाद ये कार्रवाई कर देना दोस्तों बिना किसी सबूत के और बिना किसी जांच पड़ताल किए हुए आरोप सिद्ध हुए, ये कार्रवाई साफ तौर पर इलीगल है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किया गया उसका भी उल्लंघन है। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ये काफी गंभीर मामला फिर से सामने आया है। 2 शब्द आप इस पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 13 सितंबर को एमएनएस के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बीते दिन इस्तीफा दे दिया। महाजन ने कहा कि उन्हें कम से कम आकांक्षाओं के बावजूद अनदेखा किया गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपना फैसला सुनाया है दोस्तों, और अब वो एमएनएस पार्टी के साथ में अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एमएनएस पार्टी ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसीलिए वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सोनम वांगचुक
लोग और कई सारे लोग अपना विरोध कर रहे हैं। 35 दिनों का हंगर स्ट्राइक चल रहा है दोस्तों, भूख हड़ताल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद किसी का मीडिया वालों का ध्यान यहाँ पर नहीं है। जो लद्दाख के अंदर लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, और भजन कीर्तन की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो इसे लेकर भी एक नाराजगी देखने को मिल रही है कि आखिर लोग विरोध करना चाहते हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो भजन कीर्तन भी करना चाहते हैं, तो उसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही। आप इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं। अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक हमेशा एनवायरमेंट के साथ साथ स्थानीय लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, लेकिन उनको लेकर भी तमाम तरीके के झूठे दावे किए जाते ताकि उनकी छवि खराब कर दी जाए और उनके आंदोलन की कोई वैल्यू ना बचे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, मंदसौर के अंदर नहीं उड़ा हॉट एयर बैलून, लगी आग बाल बाल बचे सीएम मोहन यादव। हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से हॉट एयर बैलून नहीं उड़ पाया। हवा भरे जाने के दौरान उसमें आग भी लग गई थी दोस्तों, और आग लगने के वक्त मुख्यमंत्री निचले हिस्से में थे। यह घटना के बाद सुरक्षाकर्मी और अन्य कर्मचारियों ने स्थिति को संभाला दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बहिष्कार किया जाए। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी की ओर से भी अपील की गई है दोस्तों, यानी जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है दोस्तों, उनकी ओर से ये मांग की जा रही है। तो इस पर सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि जिन लोगों ने इजाजत दी है इंडिया पाकिस्तान मैच कराने की, उनको इसके लिए दोषी माना जाना चाहिए और जरूर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इसे लेकर चर्चाएं चल रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अभी तो नीतीश कुमार का नाम आगे चल रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन किसको आगे करेगा दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर लगातार चर्चाएं चल रही है और सीट बंटवारा अभी सबसे मुख्य उद्देश्य है और इसीलिए सारी पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कोई ऑफिशियल स्टैंड सामने नहीं आया है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता पप्पू यादव, जो कांग्रेस पार्टी के हाई प्रोफाइल बैठक में बैठते हैं दोस्तों, उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या विचार कर रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन किसी व्यक्ति का नाम आगे करके चुनावी मैदान में उतरेगा मुख्यमंत्री पोस्ट का ऐलान करके, या फिर आप लोग बिना नाम के आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश की जनता तय करे कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा और जनता खुद से अपने विधायक तय करेगी और उसके बाद वो विधायक मिलकर मुख्यमंत्री चुन लेंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल जनता को विधायक चुनना है। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस पार्टी अभी डायरेक्ट तौर पर तेजस्वी यादव का नाम आगे करने को तैयार नहीं है। कारण हो सकता है सीट बंटवारा करना है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जो बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े इस दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।